डियर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, आज से हम लोग यूपीएससी जीएस फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। सो ऑन बिहाफ ऑफ KSIS Academy Patna and mobishala.com, I, Dr. Rakesh Singh, welcome you all to a 1 year, in fact 1 year 3 months 15 months GS फाउंडेशन कोर्स। हम लोग अपने GS फाउंडेशन कोर्स को इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत के भूगोल से स्टार्ट करेंगे। शुरू करने से पहले जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट हुए हैं आज तक यूपीएससी का रिजल्ट एनालाइज करेंगे आप, सबका अनुभव एक ही है कि सिलेबस को एक बार ढंग से थॉरोली पढ़ना चाहिए। तो अपने कोर्स का स्टार्टिंग भी हम लोग सिलेबस का ओवरव्यू से करते हैं। आपको 5 से 10 मिनट में हम लोग फाउंडेशन कोर्स का सिलेबस पे चर्चा करेंगे और फिर हम लोग अपने इंडियन ज्योग्राफी पे एंटर करेंगे। देखिए, यूपीएससी का मेंस का सिलेबस देखे होंगे और क्वेश्चन पेपर भी देखे होंगे पिछले 10 साल का, तो उसमें दो बात निकल के आती है कि सिलेबस को, कंटेंट को, टॉपिक्स को आप दो भाग में बांट सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द एनालिसिस of the UPSC main syllabus and on the discussion, if you see the trends of the question paper of UPSC, then you will easily divide the topics into two parts. One is traditional part and the other is new trend that is coming in the question. तो सिलेबस के ओवरव्यू में, इस पार्ट के सिलेबस के ओवरव्यू में आपको ट्रेडिशनल पार्ट यानी पारंपरिक भाग और न्यू ट्रेंड की एक झलक दिखाने का कोशिश करते हैं। तो इफ वी टॉक अबाउट ट्रेडिशनल पार्ट, यदि हम लोग पारंपरिक सिलेबस की बात करें तो वी आर स्टार्टिंग विथ ट्रेडिशनल पार्ट। ये है ट्रेडिशनल पार्ट ऑफ द सिलेबस। ट्रेडिशनल पार्ट ऑफ द सिलेबस यानी पारंपरिक सिलेबस का या पाठ्यक्रम का पारंपरिक भाग। तो इसमें आप देखेंगे कि ट्रेडिशनल सिलेबस में हम लोग इंक्लूड करते हैं ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी को हम लोग 6 भाग में बांटेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी या भूगोल का सिद्धांत, या एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी खगोलीय भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी आर्थिक भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी मानवीय भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी। तो हमारा आज का ये टॉपिक हम लोग इंडियन ज्योग्राफी से ही स्टार्ट करेंगे। दूसरा जो जीएस में आपका ट्रेडिशनल पार्ट है वो है आपका हिस्ट्री। और हिस्ट्री को भी 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास एंड ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी। ये हो गया आपका हिस्ट्री। फिर हम लोग चलते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम लोग को प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी एंड वर्ल्ड इकोनॉमी आपको देखना है। फिर हम लोग इकोनॉमिक्स आगे बढ़ते हैं तो ट्रेडिशनल पार्ट में आपका कंप्यूटर हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, करंट इवेंट्स हो गया, साइंस। जब हम लोग जनरल साइंस की बात करते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये हालांकि यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन इस सेक्शन से ना के बराबर आता है, बट स्टिल हम लोग को ये सेक्शन इसलिए पढ़ना है कि
जो न्यू ट्रेंड में जो यूपीएससी के वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसमें हम लोग को साइंस का बेसिक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं न्यू ट्रेंड। सिलेबस में जो आपका न्यू ट्रेंड आया है, नया रुझान आया है, तो नए रुझान में हम लोग देखेंगे कि पहला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ये सब यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक्स के रूप में, फेवरेट सब्जेक्ट के रूप में उभर रहा है। इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया आर्थिक सर्वेक्षण, बजट को बहुत ही सिस्टमैटिकली, सिलसिलेवार तरीके से हम लोग को पढ़ना चाहिए। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंडिया का संबंध नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, यूएस के साथ, रशिया के साथ, जो नया समूह है उसके साथ, इंडिया का डब्ल्यूटीओ में क्या रिलेशनशिप है, इंडिया का क्या पोजीशन है यूनाइटेड नेशंस में, इंडिया का अफ्रीका के साथ क्या पोजीशन है। फिर उसके साथ हम लोग को गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, सरकारी परियोजना, और अब आप देखेंगे, आप देखिएगा कि इधर हाल के वर्षों में आप देखिएगा कि कुछ सेक्शन और इम्पॉर्टेंट हो गया, जैसे इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, आर्थिक और सामाजिक विकास। इस पे डाटा, इस पे व्यूज़, इस पे फैक्ट्स, ये सब इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपका बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, हिंदी में इसको जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन कहते हैं, ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। फिर हम लोग एग्रीकल्चर यानी कृषि, आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति को हिस्ट्री से अलग और अलग दृष्टिकोण से पढ़ना पड़ता है। फिर आपका रूरल डेवलपमेंट हो गया, ग्रामीण विकास हो गया, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, एनर्जी, ऊर्जा, अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, अल्टरनेटिव मोड ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का वैकल्पिक जो है स्रोत, वो सब सारा चीज़ आपके सिलेबस में न्यू ट्रेंड में होना चाहिए। तो ये सब जो कुल टॉपिक है, ये जर्नी हम लोग 1.25 साल से लेकर 1.5 साल में कवर करेंगे। और एक बार थॉरली सिलेबस को पढ़ना चाहिए, और एक बार आप थॉरली सिलेबस को पढ़ेंगे तो आप समझिए कि आपका बेस आधार तैयार हो गया, जिससे कि आप यूपीएससी के कंपटीशन में, यूपीएससी के एरिना में आप एंटर करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल चालू करने से पहले 2 बातें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक स्टूडेंट्स, देखिए आपको जीएस पढ़ना है, सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज़। आपको किसी पेपर में, खास पेपर में रिसर्च नहीं करना है, तो यू हैव टू हैव अ जर्नलिस्ट अप्रोच, है ना। इसमें हम लोग को मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लेना पड़ेगा। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को यदि हिंदी में हम लोग ट्रांसलेट करें तो बहुविकल्पीय अध्ययन, मतलब बहुत सारे विषय, हर एक विषय का थॉट प्रोसेस को लेके हम लोग को एक निष्कर्ष निकालना है। जैसे कि आप ही के ऊपर अध्ययन किया जा रहा है, तो आपका सोशोलॉजिकल बैकग्राउंड, आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड, आपका राजनीतिक परिवेश, आपका रिलीजियस एनवायरनमेंट, आपका जो है तकनीक का क्षमता, तो हर एक सेक्शन से हम लोग पढ़ेंगे, तभी आपको कंप्लीटली हम लोग जान पाएंगे। तो हमेशा यूपीएससी के या कोई भी सिविल सर्विसेज के जनरल स्टडीज़ में हम लोग को मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच यानी बहुविषयक अवधारणा के साथ पढ़ना होता है। तो इसी के साथ चलिए, वी आर स्टार्टिंग आवर न्यू पेपर इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल जानने से पहले हम लोग जब देख ले कि इंडिया के बारे में हम लोग जाने, तो लेट्स सी कि क्या हम लोग को देखना है। तो लेट्स सी कि क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक ऑन इंडियन ज्योग्राफी। अब देखिए, जब हम लोग इंडिया बात करते हैं, भारत बात करते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, जम्बू द्वीप भी कहते हैं,
तो यूपीएससी के स्टूडेंट होने के नाते आपको ये मालूम रहना चाहिए कि जिस देश में हम लोग रह रहे हैं उसकी जो नाम है, उसका जो नाम है, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ दिस नेम, और आधिकारिक रूप से इस देश को क्या बोला जाता है, तभी हम लोग इस देश की सीमा को निर्धारण कर पाएंगे। ज्योग्राफी में यदि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हैं तो पहला तो आप बात करेंगे कि इंडिया एज अ कंट्री, इसका क्या क्या सीमा है, और यदि हम लोग समुद्र में जाते हैं तो समुद्र में कितने दूर तक भारत की सीमा जाती है, क्यों जाती है, कैसे जाती है, इसका कोई नियम है। लेकिन पहले तो हम लोग ये जाने ना कि इंडिया, जिसको भारत ही बोला जाता है, इसका क्या कोई सांस्कृतिक महत्व है, क्या इसका कोई इतिहास है, क्या हमारे प्राचीन ग्रंथों में इन आवर सेक्रेड एंशिएंट स्क्रिप्चर्स डू वी फाइंड द मेंशन ऑफ दिस कंट्री एज अ दिस कंट्री और दिस प्लेस एज अ कंट्री और एज अ कॉन्टिनेंट, कैसे इस देश को बुलाया जाता था, ताकि एक हम लोग जो है एक प्रारूप बना ले, एक लेआउट बना ले कि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर प्लेस। तो सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं एटिमोलॉजी ऑफ इंडिया, भारत की व्युत्पत्ति से। अब इसमें आप देखिएगा, इसमें आप देखिए कि यदि हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं तो आर्टिकल 1 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि यदि हम लोग ऑफिशियली इंडिया को डिफाइन कर रहे हैं, आधिकारिक रूप से यदि आप भारत को परिभाषित कर रहे हैं, तो इस देश में ये दोनों नाम आ रहा है, इंडिया डेट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया। कहने का मतलब हमारा संविधान इस देश को इंडिया और भारत दोनों नाम से संबोधित करता है। इसको हिंदुस्तान भी बोला गया है, जम्बूद्वीप भी बोला गया है। तो चलिए शुरू में जरा हम लोग हर एक शब्द का विश्लेषण करते हैं। तो आप देखेंगे कि एक तिब्बत में एक नदी हुआ करता था, तिब्बत में एक नदी हुआ करता था जो लद्दाख और कश्मीर क्षेत्र होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करता था, है ना। देयर इज अ रिवर नोन एज इंडस, हिंदी में इसको सिंधु बोलते हैं, जो तिब्बत, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर से होते हुए इट एंटर्स पाकिस्तान। इस नदी को सिंधु नदी, इंग्लिश में इसको हम लोग इंडस रिवर कहते हैं। अब देखिए, ये जो सिंधु नदी थी, जब इस नदी को अरब के लोग, ईरान के लोग देखे तो इसको प्रोनाउंस करने की कोशिश किए। When the Arabs and the Iranians came to know about this river, they wanted to pronounce it. But अरब और ईरानी के लोग जानते हैं, आप शायद जानते होंगे कि श शब्द है ना, श दे कैन नॉट प्रोनाउंस। जहाँ श बोलेंगे वो लोग ह बोलने लगेंगे, श ये लोग बोल ही नहीं सकते हैं, हमेशा ये लोग बोलेंगे ह। तो नतीजा ये हुआ, सिंधु नदी को देखे और सिंधु नदी को सिंधु न कह के, स तो बोल नहीं पाते थे, बोल दिए हिंदू। और यही हिंदू शब्द से आपका नाम निकला हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, स्थान का मतलब प्लेस, हिंदुस्तान जिसमें स्थान है, इसका मतलब होता है जगह, प्लेस। तो अब देखिए हिंदू या हिंदुस्तान नाम कैसे आया। और ये चीज़ 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 5th सेंचुरी BC
हीरोडोटस के समय से ये चीज उल्लेखित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो ग्रीक्स थे, यूनानी लोग, ये लोग इस सिंधु नदी को बोलने लगे इंडस। इंडस बोलने लगे इंडस, यानी वो भी सही से ये बोलने लगे, इनफैक्ट सही रूप से बोलने लगे इंडोस। यहीं से वर्ड आया आपका इंडस और इंडिया। तो इस नाम को हम लोग देख रहे हैं किस तरह से ये चालू हुआ, किस तरह से ये चालू हुआ। अब देखिए इंडिया नाम कैसे पड़ा, सिंधु से हिंदू कैसे नाम पड़ा। अब हम लोग चलते हैं, अगला शब्द वो है भारत। भारत, आप देखिएगा कि भारत को आपके संविधान में भारत गणराज्य के रूप में कहा गया है। और यदि आप पुराण की सहायता लेंगे, इफ यू रेफर टू द पुराण्स, इन पुराण जो है इस देश को कहा गया है, इस देश को कहा गया है भारत वर्षम, भारत वर्ष, है ना। पुराण को कहा गया है भारत वर्षम, भारत वर्ष, यानी वर्ष का मतलब होता है देश या महाद्वीप, कंट्री या कॉन्टिनेंट। मीन्स in Puran it is mentioned very clearly that this land is known as भारत। तो भारत जो नाम है वो एंशियंट टर्मिनोलॉजी है, प्राचीन ये आपका ये शब्द है। और ऋग्वेद में वृद्धि एक जगह है, वृद्धि के भारत के नाम पे राजा थे, उन्हीं के नाम पे जो है ये देश भारत कहलाया। और भारत का मतलब होता है वन हु इज इन परसूट ऑफ नॉलेज, जो ज्ञान की खोज में रहता है उसको हम लोग भारत कहते हैं। अब यदि ये सब बात सही है, यदि ये सब बात सही है, तो फिर यदि भारत इस देश का नाम है, तो क्या हमारे प्राचीन काल में इस देश की सीमा को निर्धारित किया गया था? इफ यू से दैट भारत वॉज द एंशियंट नेम और द ओरिजिनल नेम ऑफ दिस कंट्री, means in that case do we have any reference about the boundaries of this country? Yes, यदि पुराण में जाएंगे आप, पुराण में जाएंगे तो वहाँ एक सेंटेंस मिलता है, वहाँ एक सेंटेंस मिलता है उत्तरम यत समुद्रस्य। कहने का मतलब कि ये जो लैंड इंडिया है, ये जो लैंड भारत है, जो ये जो भारतवर्ष है, ये जो भारतवर्ष है, ये समुद्र के उत्तर में है। इट इज नॉर्थ ऑफ द सी। और ये समुद्र कोई और नहीं, आपका इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। तो उत्तरम यत समुद्रस्य का मतलब है कि दिस कंट्री इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ ऑफ द इंडियन ओशन। और हिमाद्रशव दक्षिणम, इसका मतलब होता है कि हिमालय के दक्षिण में है ये। इसका मतलब है
कि हिमालय के ये दक्षिण में है। देखिए, प्राचीन ग्रंथ, एंशिएंट लिटरेचर हैज गिवन द स्पेसिफिकेशंस अबाउट दिस कंट्री। आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे थोड़ा सा हम लोग कल्चरल इन्फ्लुएंस भी देख लें। आज हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये देश का सांस्कृतिक प्रभाव आपका, ये देश का सांस्कृतिक प्रभाव आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, असम, भूटान, ये सब जगह था। यही मैप कुछ और मैप नहीं है, बल्कि ये मौर्य साम्राज्य का अधिकार क्षेत्र है। सो भारत का, इस देश का कल्चरल इन्फ्लुएंस, यदि हम लोग ज्योग्राफी की बात करें तो पुराने ग्रंथों से, पुराने स्रोतों से, एंशिएंट स्क्रिप्चर से हम लोग को यह भी मालूम चलता है कि दिस कंट्री कवर्ड अफगानिस्तान, प्रेजेंट डे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, एवरीथिंग। सो अ कॉन्सेप्ट बिगर देन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये जो भारत देश है, आज जो हम लोग भारतीय उपमहाद्वीप की बात करते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, उससे बड़ा कॉन्सेप्ट था भारत वर्षम का, भारत वर्ष का। देखिए, यदि हम लोग सांस्कृतिक प्रभाव की बात करते हैं तो ये देखिए, ये मैप देखिए, ये अगला आपको मैप दिखाते हैं हम। ये है मलय ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। यहां पे भारत का मतलब होता है कि उनके देश के पश्चिम में, उनके जगह के पश्चिम में, वेस्ट में जो भी है वो है भारत। ईरान में भारत का मतलब होता है मसाला। आप देखिए कि अफगानिस्तान के आगे भी इस देश का सांस्कृतिक प्रभाव था। अब जो है एक और नाम जो भारत से भी पहले इस देश का था, वो था आपका जम्बू द्वीप। आज थाईलैंड में, मलेशिया में, जावा में, बाली में इस देश को जम्बू द्वीप के नाम से आज भी लोग संबोधित करते हैं। यह है आपका जम्बू द्वीप। और एक और नाम है इस देश का जो हम लोग जैन धर्म से संबंधित लोगों में प्रचलित नाम है नाभि वर्ष। नाभि वर्ष। नाभि वर्ष के अलावा एक और नाम देखेंगे जिसको हम लोग त्यांजू या तेंजुकू करते हैं। तो ये तो है बच्चों आपका ऐतिहासिक भारत, एंशिएंट इंडियन। लेकिन 1947 में, in 1947, this country was carved into two parts। इस देश का विभाजन हुआ और रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत गणराज्य का जन्म हुआ, जिसके कारण पाकिस्तान इस देश का एक टुकड़ा था जो अलग हो गया। इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत गणराज्य की भूगोल पे ज़्यादा हम लोग कंसंट्रेट करेंगे। और इस देश को पढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले, जो हमारा पहला टॉपिक है, एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया, कि भारत की सीमा पे कौन कौन सी महत्वपूर्ण बिंदु है, वही हम लोग देखेंगे, वही हम लोग आज डिस्कस करेंगे। भारत का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट
भारत का उत्तर बिंदु, सबसे उत्तर बिंदु, वो है आपका इंदिरा कोल, वो है आपका इंदिरा कोल। सबसे पूर्वी है आपका कीबी थू, सबसे पूर्वी है आपका कीबी थू। सबसे दक्षिण जो है वो है आपका कन्या कुमारी, साउथ पॉइंट। और सबसे पश्चिम जो है, वेस्ट है, वो है आपका सर क्रीक। हम लोग बच्चों ये देख रहे हैं, हम लोग जो पॉइंट लिए हैं वो मेनलैंड इंडिया का है। कहने का मतलब भारत मुख्य भूमि का है, भारत मुख्य भूमि का है। यदि क्वेश्चन रहे मेनलैंड इंडिया, हिंदी में बोले तो मुख्य भूमि भारत का दक्षिणतम बिंदु सदर्न मोस्ट पॉइंट, तब होगा आंसर इसका होगा कन्याकुमारी। यदि मुख्य भूमि, ये जो भूमि देख रहे हैं उसको हिंदी में मुख्य भूमि बोलते हैं, इंग्लिश में मेनलैंड बोलते हैं, तो मेनलैंड इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है आपका कन्याकुमारी। लेकिन यदि हम लोग मेनलैंड भूमि शब्द इस्तेमाल ना करें और सिर्फ इस्तेमाल करें इंडिया कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो आपका निकोबार द्वीप में, वो आपके निकोबार द्वीप में इंदिरा पॉइंट है। वो निकोबार द्वीप में वो आपका इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। चलिए अब हम लोग एक एक करके हर एक पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं, एक एक पॉइंट करके हम लोग हर एक का डिस्कशन करते हैं। देखिए मैप देखिएगा, तो ये है आपका काराकोरम श्रेणी, ये है आपका काराकोरम श्रेणी। इसी काराकोरम श्रेणी पे एक जगह है, एक दर्रा है, एक माउंटेन पास है, जिसको हम लोग कहते हैं इंदिरा कोल वेस्ट। याद रखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ये डिस्कस किए कि इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कोल है, लेकिन इंदिरा कोल जो है दो है, एक है इंदिरा कोल वेस्ट और दूसरा है इंदिरा कोल ईस्ट। तो इंदिरा कोल वेस्ट भी आपका काराकोरम श्रेणी, काराकोरम रेंज पे है। लेकिन हमारे काम का, हमारे जो अभी अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, अभी जो हम लोग अध्ययन का जो बिंदु है वो है इंदिरा कोल ईस्ट, यानी भारत का उत्तरतम नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट वो है इंदिरा कोल ईस्ट। इसी को हम लोग इंदिरा कोल कहते हैं।
तो इंदिरा कोल दो हैं, इंदिरा कोल वेस्ट और इंदिरा कोल ईस्ट। और इंदिरा कोल ईस्ट को, इंदिरा कोल पूर्व को हम लोग मेन इंदिरा कोल कहते हैं। सो ये जो इंदिरा कोल है, इसकी ऊंचाई 5764 मीटर है, 5764 मीटर। ये जो आपका इंदिरा कोल है, ये जो आपका इंदिरा कोल ईस्ट है, ये याद रखिएगा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम से नहीं रखा गया है। द नेम इंदिरा कोल इज नॉट ऑन द नेम ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी हु वॉज अ प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर, बट लक्ष्मी मां, गॉडेस लक्ष्मी के नाम पे इस जगह का नाम इंदिरा कोल रखा गया है। और ये नाम रखने वाले का जो आदमी इस जगह को इंदिरा कोल नाम दिए हैं, उनका नाम है बुलॉक वर्कमैन। उनका नाम है बुलॉक वर्कमैन इंग्लिश में। माने जो जगह है जिसको आज हम लोग इंदिरा कोल कहते हैं, जो कि इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, ये लक्ष्मी मां पे नाम रखा गया है। इट इज द नेम इज गिवन फॉर गॉडेस लक्ष्मी एंड द नॉमेनक्लेचर हैज बीन डन बाय, ये नामकरण किए हैं बुलॉक वर्कमैन 1912 में। तो बुल्क वर्कमैन 1912 में ये नाम रखे हैं। आगे चलते हैं। ये है आपका, ये कश्मीर है और यही आपका इंदिरा कोल है। यहां पे 1981 में इस जगह पे जो है पहुंचने वाले व्यक्ति का नाम है नरेंद्र बुल कुमार या बुल कुमार। 1981 में ये जगह पे पहुंचे थे। फिर 1998 में हरीश कपड़िया इस जगह पे पहुंचे थे। तो हम लोग बात कर रहे हैं इंदिरा कोल की। इंदिरा कोल जैसे ये पॉइंट है, इस पे साउथ पे, इसके दक्षिण पर पाकिस्तान का कब्जा है ना। पाकिस्तान इसको अपनी जमीन मानती है, लेकिन यह नियंत्रण में है भारत के। तो दिस इंदिरा कोल इज सिचुएटेड इन काराकोरम रेंज। मैप देखे हुए तो नियर सियाचिन ग्लेशियर, एंड दिस नेम हैज बीन गिवन इन रेफरेंस टू गॉडेसेस लक्ष्मी। और ये जो क्षेत्र है भारत के कंट्रोल में है, भारत के नियंत्रण में है। तो इसी तरह हम लोग हर एक पश्चिमी बिंदु, दक्षिण बिंदु, सब बिंदु पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो भी आज डिस्कशन हुआ है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, नोट्स बनाना चालू कर दीजिए। और यदि आपका मोवीशाला ऐप में एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद आपका रेलेवेंट जो है हम लोग स्टडी मटेरियल भी भेजना चालू करेंगे। तो चलिए अगले सत्र में हम लोग इंदिरा कोल से ही अपने डिस्कशन को चालू करते हैं। थैंक यू।